गुड इवनिंग। आप सबों का स्वागत है इंडियन इकोनॉमी की क्लास में। इंडियन इकोनॉमी जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी और भी इससे मिलते जुलते सारे एग्जाम्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है और एग्जाम के हर स्तर पर इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे भी जो स्टूडेंट भारतीय प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहा है, गवर्नमेंट का हिस्सा बनने जा रहा है, उसे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, नेशनल इनकम हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस हो, बैंकिंग और मनी की कंसेप्ट हो, कंज्यूमर बिहेवियर, प्राइस फिक्सेशन एंड प्राइस स्ट्रेटम की कंसेप्ट हो, चाहे वो बैलेंस ऑफ ट्रेड हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो या इंटरनेशनल नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो मनी मार्केट हो, बजट हो, टैक्सेशन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या इंडस्ट्री सेक्टर या सर्विस सेक्टर हो, इन तमाम चीजों की एक बेसिक समझ प्रत्येक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। और इसलिए सारे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स स्टूडेंट से ये उम्मीद रखते हैं कि वो इंडियन इकोनॉमी की समझ रखें। इसी सिलसिले में, इसी पर्सपेक्टिव में आज मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं और आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। आमतौर पर इस चैप्टर को कहीं भी आप देखेंगे लिखा रहेगा अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था एक परिचय। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। शुरुआत हम एक सामान्य परिचय से करूंगा, अर्थशास्त्र की परिभाषा और इसके अर्थ से। उसके बाद अर्थव्यवस्था में आएंगे और हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को देखेंगे, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करेंगे, बाजार संरचना को देखेंगे, बाजार के घटक को देखेंगे और साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उन तमाम चीजों को इसके इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र क्या है? हम सभी जानते हैं यह एक विषय है, यह एक सब्जेक्ट है। अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है जिसमें अर्थशास्त्र की संकल्पनाओं को, इसके आइडियोलॉजीज को, इसके रूल्स को और साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट्स के विचारों को पढ़ा जाता है। अर्थशास्त्र एक विषय है संक्षेप में। लेकिन इसकी विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु है कि मनुष्य का कल्याण, व्यक्ति का कल्याण, व्यक्ति के स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर, दोनों स्तरों पर उसकी समृद्धि, उसका कल्याण, उसका विकास, उसकी बेहतरी, यही इसका विषय वस्तु होता है। इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कैसे हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, इस संसार में संसाधन दुर्लभ होते हैं, लिमिटेड होते हैं, रेयर एंड लिमिटेड। जो भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, चाहे वो नदी, पहाड़, जंगल, जमीन, झरना, सोना, लोहा, कोयला, मिट्टी, आप जो भी संसाधन हमारे देश में है या किसी भी देश में होता है, इस अर्थ पे होता है, वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। और मनुष्य की आवश्यकताएं और इच्छाएं अनंत होती हैं। वो हजार तरह की आवश्यकताएं और इच्छाएं रखता है, वो अनंत होती हैं। और इन्हीं सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है, उन्हें पूरा करना होता है। तो ये जो संसाधन है सीमित और आवश्यकताएं हैं अनंत, ये कैसे होगा? तो यहीं पर कहा जाता है कि संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन, बेस्ट यूटिलाइजेशन, बेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट मोबिलाइजेशन, बेस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो यही अर्थशास्त्र में इसी बात पर अध्ययन किया जाता है कि सीमित और दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग और प्रबंधन इस प्रकार से कैसे किया जाए कि वो व्यष्टि स्तर पर और समष्टि स्तर पर, यानी माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर, यानी व्यक्तिगत स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर कैसे सबसे अच्छे तरीके से हो। उदाहरण के लिए अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर करें तो व्यक्तिगत स्तर पर हम लोग लाभ को कैसे अधिकतम करें, कैसे हम लोग कंजम्पशन को बेहतर करें, कैसे अपनी रिच बढ़ाएं कमोडिटीज और सर्विसेज तक, ये देखा जाता है। और अगर हम राष्ट्र के स्तर पर बात करें, तो राष्ट्र अपने संसाधनों को कहां खर्च करे और कैसे करे, चाहे तो डिफेंस में करे,
चाहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में करे, चाहे तो कल्याणकारी योजनाओं में लगाए, चाहे वो सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई अन्य नीतियों में लगाए और अन्य योजनाओं कार्यक्रमों में लगाए। सरकार के सामने, राष्ट्र के सामने तो बहुत सारे विकल्प होते हैं और व्यक्ति के सामने भी बहुत सारे विकल्प होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसान को लिया जाए, किसान अपने खेत में गेहूं उपजाएगा कि चावल उपजाएगा कि फल उपजाएगा कि सब्जी उपजाएगा, तो व्यक्तिगत स्तर पर उसके सामने कई विकल्प होते हैं और राष्ट्र के स्तर पर भी उसके पास कई विकल्प होते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र में इन तमाम चीजों पर, चूंकि देखिए किसी भी देश की सरकार का पहला कर्तव्य क्या होता है कि देश के लोग अच्छे से खाएं पिएं रहें सहें, जीवन स्तर उनका बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हो, प्रॉस्पेरिटी आवे, हेल्थ अच्छा हो, एजुकेशन उनके पास पहुंचे, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार और न्याय उनको मिले, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर ठीक से हो, अमन चैन रहे, सबको रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, सबके पास सेविंग्स हो, कैपिटल आउटपुट फॉर्मेशन ठीक से हो, रेशियो ठीक रहे। यही ना सरकारों का उद्देश्य होता है। और इन उद्देश्यों की पूर्ति में इकोनॉमिक्स जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, अर्थशास्त्र जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि राजनीतिक स्तर पर और कानूनी स्तर पर बहुत सारी चीजें मिल भी जाती हैं अगर इंसान को। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, गणतंत्र में रहते हैं, लेकिन जब तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो, जैसा कि मार्क्स कहा करता था कि उत्पादन के साधनों पर जब तक सबका हक नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार की राजनीतिक या कानूनी अधिकार और समानता की अवधारणा का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए अर्थव्यवस्था जो होती है, अर्थव्यवस्था सभी चीजों के केंद्र में आ गई है आजकल। शुरू से ही इसका महत्व रहा है लेकिन केंद्र में आ गई है। खास तौर से जब एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में जब वेल्थ ऑफ नेशंस इसने लिखा, राष्ट्रों का धन, हालांकि इस किताब का पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ, वही एडम स्मिथ जो बाजार में अहस्तक्षेपवाद की वकालत करता है, वही एडम स्मिथ जो बाजार के अदृश्य हाथ का सिद्धांत देता है, वही एडम स्मिथ जो पूंजीवाद का जनक माना जाता है, वही एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का स्वामी या पिता माना जाता है, वही एडम स्मिथ जो है उन तमाम चीजों की बात करता है। नीरज की आवाज आ रहा है बाहर से। एडम स्मिथ, वही एडम स्मिथ जो बहुत सारी चीजों के लिए मशहूर है और पूरे पाश्चात्य जगत में और पूरी दुनिया में इसको लोग बहुत बड़े अर्थशास्त्री के रूप में जानते हैं। उस समय से लेकर के आज तक दुनिया चाहे जिस पड़ाव से भी गुजरी हो, सब में अर्थशास्त्र ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध से पहले का दौर हो, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक का दौर हो, द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के 1990 के दशक का दौर हो, या फिर आजकल का दौर हो, सभी दशक में, सभी दौर में अर्थशास्त्र ने, अर्थव्यवस्था ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है समाज को और देशों को रचने, गढ़ने और संवारने में। अर्थशास्त्र में जो चीजें पढ़ी जाती हैं, अर्थशास्त्र में क्या पढ़ते हैं हम लोग, सवाल ये उठेगा अगर हम लोग बात करें इस तरीके से संकल्पना के आधार पर, कंसेप्शन के आधार पर, तो इसकी विषय वस्तु क्या है। अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्शन के बारे में, कंजम्पशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, वेयर हाउसिंग के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, यानी उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, इन तमाम चीजों को हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। यही सब इसकी केंद्रीय सब्जेक्ट मैटर्स हैं। इसके अलावा बजट, टैक्सेशन, एम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन फंक्शन, प्राइस फिक्सेशन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, मनी एंड बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, sectors of economy like agriculture, industry and service sectors, financial policy, fiscal policy, economic policy, ये तमाम चीजें जो होती हैं आजकल जो है वो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है।
पहले आमतौर पर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इन्हीं चीजों का अध्ययन किया जाता था। उत्पादन, उपभोग, वितरण, विपणन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके साथ साथ आते हैं ट्रांजैक्शन, प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग भंडारण, बैंकिंग, मनी, बजट। ये तमाम चीजें इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आजकल जुड़ी हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, आधुनिक अर्थशास्त्र में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जुड़ती जा रही हैं, जैसे फाइनेंशियल पॉलिसी, आर्थिक नीतियां, फाइनेंशियल पॉलिसीज, वित्तीय नीतियां, मौद्रिक नीतियां, बजट, कर प्रणाली, निवेश, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण, व्यापार संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसीज, फाइनेंशियल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, बजट, टैक्सेशन के अलावा इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू फाइनेंस एंड इकोनॉमी, ये सब भी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अब पढ़े जाने लगे हैं। इसके अलावा रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, गरीबी, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, संसाधन प्रबंधन, ठीक है। ये तमाम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इनको कह सकते हैं, वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये सब भी इसमें पढ़े जाते हैं। तो अब एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या पढ़ा जाता है। अच्छा, दो चार और लिख लेता हूं। इसके अलावा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, नेशनल इनकम, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड ग्रोथ, बैंकिंग एंड मनी सिस्टम, मनी सप्लाई सिस्टम, ये सब भी इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। यानी अर्थशास्त्र का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, 1776 में इस विषय का जब औपचारिक जन्म हुआ था, एडम स्मिथ की किताब के छपने के बाद, जिस किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों का धन, उसके बाद से
इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो और भी ज्यादा बढ़ी हैं। इसलिए अब हम लोगों को पॉलिटिकल इकोनॉमी भी पढ़ना पड़ता है या इकोनॉमिकल पॉलिटिक्स पढ़ना पड़ता है। अब हम लोगों को स्टैट्स के कुछ पार्ट्स इसमें मिला करके पढ़ना पड़ता है। इकोनॉमिक्स का दायरा बढ़ा है। आपने गौर किया होगा, चाहे वो G7 हो, G20 हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, बिम्स्टेक हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो नाफ्टा हो, साफ्टा हो, चाहे इस प्रकार की जितनी भी WTO हो या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आजकल पॉलिटिकल कनेक्शन उनका बढ़ता जा रहा है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स उनका जो है उसमें जुड़ता जा रहा है उन आर्थिक संस्थाओं के साथ, यानी कि राजनीतिक पहलू भी उसमें जुड़ता जा रहा है। तो अब अर्थशास्त्र को हम लोग शुद्ध अर्थशास्त्र के रूप में नहीं पढ़ सकते। अब इसके साथ राजनीति का एक पहलू जुड़ गया, अब इसके साथ सांख्यिकी का एक पहलू जुड़ गया, अब इसके साथ समाजशास्त्र का एक पहलू जुड़ गया, पारिस्थितिकी तंत्र का एक पहलू जुड़ गया। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, कभी इकोनॉमिक्स ने नहीं सोचा था कि हमको ग्लोबल वार्मिंग को शामिल करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट मैटर में। तो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, आइस मेल्टिंग, एक्सटेंशन ऑफ स्पेसीज, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, अनड्यूली सरप्लस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये तमाम टॉपिक्स भी आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इन चीजों को पढ़ते हैं। हालांकि अगर 2 लाइन में समझना हो तो आप सीधा समझिए कि मानव जीवन की बेहतरी, उसकी समृद्धि, खासतौर से रोजगार, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य के संदर्भ में मानव जीवन की बेहतरी ही इकोनॉमिक्स का केंद्रीय विषय वस्तु है कि कैसे उसको किया जाए। उसी के लिए हम लोग बैंकिंग पढ़ते हैं, मनी पढ़ते हैं, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ट्रांजैक्शन, और वो तमाम चीजें हम लोग पढ़ते हैं। फाइनेंशियल पॉलिसी, इकोनॉमिकल पॉलिसी, बजट, प्राइस फिक्सेशन, मार्केट्स, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट्स, स्ट्रेटम ऑफ मार्केट्स, कंपोनेंट्स ऑफ, उसके बाद पूंजीवाद, उपभोक्तावाद, और वो तमाम चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र को मोटा मोटी 2 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। मैं अर्थशास्त्र की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अर्थव्यवस्था में आने के पहले, भारतीय अर्थव्यवस्था में आने के पहले हम लोग अर्थशास्त्र को संक्षेप में समझ लें 10-5 मिनट में कि आखिर अर्थशास्त्र से इसका संबंध क्या है, अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र से संबंध क्या है। क्या दोनों पर्यायवाची हैं, या दोनों अलग हैं, या दोनों में कुछ संबंध है, या एक दूसरे से निकला है, दूसरा एक से निकला है। आखिर दोनों में क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, वो हम लोगों को जानना पड़ेगा। इसलिए हम लोग अर्थशास्त्र को अभी समझ रहे हैं। तो आइए हम लोग ये समझें कि अर्थशास्त्र जो है उसे कितने, माने कैसे उसको वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया, पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में। तो अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। इकोनॉमिक्स को 2 भागों में, एक को कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे को कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो होते हैं, इसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां 2 होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है जहां पर व्यक्तिगत स्तर पर, छोटी फर्म, छोटी इकाई, छोटा उद्योग, छोटे स्तर पर, जहां, एक सेकंड के लिए मैं डिस्टर्ब, थोड़ा सा व्यवधान के लिए खेद है, एक आदमी को कॉल कर लेता हूं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब हुआ जहां व्यक्तिगत स्तर पर चीजों का अध्ययन किया जाता है, छोटे स्तर पर, इकाई स्तर पर, एक फर्म, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक कारखाना, एक इकाई की अर्थव्यवस्था का जहां अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि मतलब छोटा, व्यष्टि मतलब व्यक्ति। कहां हो तुम, आओ यहां पे क्लास में पहले। तो व्यष्टि स्तर पर जो है वो व्यष्टि स्तर पर छोटे छोटे यूनिट, छोटी छोटी इकाइयों के आधार के स्तर पर हम लोग अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर समष्टि स्तर की बात की जाए तो, समष्टि स्तर पर बात की जाए तो बड़े लेवल पर, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरा उद्योग
वो पूरा जो हमारा इंडस्ट्री है, फर्म नहीं, पूरा उद्योग। फर्म और उद्योग में फर्क है। फर्म कहते हैं किसी एक इकाई को, और उद्योग कहते हैं पूरे इंडस्ट्री को। तो पूरे औद्योगिक जगत को, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, या किसी कंसेप्ट के स्तर पर जब हम लोग इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं समष्टि। समष्टि माने समस्त, बृहत, विराट, बड़ा, सामूहिक, ऑल एनकम्पासिंग, ऑल इनकॉर्पोरेटिंग, जिसमें कुछ भी बचे नहीं, उसे हम लोग समष्टि स्तर पर अर्थशास्त्र का अध्ययन करना कहते हैं। तो दो हो गए, ये हो गया इकाई स्तर पर। इकाई स्तर पर, यूनिट स्केल पे, छोटा छोटा एक परिवार, एक व्यक्ति की आय, उसकी उसका उपभोग, उसकी बचत, उसकी मानसिकता, उसका व्यवहार, उसकी प्राथमिकता, उसका रुझान, उसकी पसंद नापसंद, उसकी बचत, ये जब हम लोग अध्ययन करते हैं वही व्यष्टि में अध्ययन किया। और जब समष्टि की बात करते हैं तो सामूहिक, एक व्यक्ति नहीं, पूरे देश की आमदनी, देश का जीडीपी, देश का नेशनल इनकम, सामान्य कीमत निर्धारण, बेरोजगारी, गरीबी, उदारीकरण, आर्थिक नीति, बजट, कर प्रणाली, मौद्रिक नीति, वित्तीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी कि आयात और निर्यात, पूंजी, उत्पाद, माहौल, वो तमाम चीजें वो पढ़ते हैं जो किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है। पूरा एग्रीकल्चरल सेक्टर, पूरा इंडस्ट्री सेक्टर, पूरा सर्विस सेक्टर, पूरा सप्लाई ऑफ मनी सिस्टम, पूरी बैंकिंग सिस्टम, पूरी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इवैल्यूएशन, डिमोनेटाइजेशन, ओवर वैल्यूएशन, डिसइन्फ्लेशन, री इन्फ्लेशन, अस्क्यूफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, वो तमाम चीजें किसी एक चीज से रिलेटेड वो नहीं होती कि ये व्यक्ति राम नाम, श्याम या मोहन नाम के व्यक्ति से इसको रिलेटेड, नहीं, ऐसा नहीं, पूरे। तो उसको हम लोग कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्या पढ़ेंगे इसमें? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, चाहे वो हो गया पॉवर्टी, सामान्य पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, बजटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, एग्रो इंडस्ट्रिया, पैटर्न ऑफ द कंट्री, वो तमाम चीजें जो होती हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ी जाती हैं। तो दो यहां पे हो गए, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब यहां पर यह भी समझा जाता है, ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है, जिसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको कहा जाता है, इसमें जो पढ़ा जाता है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, कीमत निर्धारण सिद्धांत, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी और प्राइस फिक्सेशन थ्योरी। इसमें आमतौर पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में इन तीनों सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको कीमत निर्धारण, कीमत सिद्धांत आमतौर पर कहा जाता है कि कीमत सिद्धांत का, प्राइस थ्योरी का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि जो कीमत निर्धारण होता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में उसका अध्ययन किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो समष्टि अर्थशास्त्र है यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें क्या होता है? इसमें हम लोग पढ़ते हैं सामान्य आय सिद्धांत। जैसे हम लोगों ने कहा ना कि राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, बेरोजगारी, गरीबी, रैंकिंग, मुद्रा, वित्तीय बाजार, आर्थिक नीतियां,
इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में जो बड़े बड़े कंसेप्ट्स होते हैं, आइडियोलॉजीज होते हैं, जो अवधारणाएं, विचारधाराएं, संकल्पनाएं, सिद्धांत, सूत्र, नियम, उसके बाद एक सामूहिक जो नीति होती है, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या अंतरराष्ट्रीय संस्था वगैरह को, सबको हम लोग पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो ये अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हो गई, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले दो तीन बातें मैं कर लूं, उसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था में प्रविष्ट होंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, जहां से हम लोगों का रियल सिलेबस शुरू होता है और रियल चैप्टर शुरू होता है कि इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था लिखा रहता है, सतत विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था वो लिखा रहता है, धारणीय विकास, आर्थिक समृद्धि जैसे करके उसको लिखा जाता है। तो वहां से हम लोग वहां एंटर करने के पहले दो बातें मैं और कर लूं। यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे हम लोगों ने देखा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, इसके अलावा ये जो अर्थशास्त्र है इसमें चार लोगों का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला तो हो गया एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र का जनक। दूसरा है जॉन मेनार्ड केन्स। तीसरा है कार्ल मार्क्स। चौथा है रॉबिन्स। पांचवा है अल्फ्रेड मार्शल। शुरुआत हम लोग इन पांचों अर्थशास्त्रियों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। शुरुआत हम करेंगे एडम स्मिथ से। एडम स्मिथ जो है, जिसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, जिसने 1776 में किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी राष्ट्रों का धन नामक एक पुस्तक लिखी थी एडम स्मिथ ने। उसी ने पूंजीवाद का सिद्धांत दिया था, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार का सिद्धांत दिया था। बाजार बहुत प्रकार के होते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, ड्यूओपोलिस्टिक मार्केट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, बहुत प्रकार के बाजार होते हैं। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार, जहां पर बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, सरकार की भूमिका बहुत कम होती है, जहां सबको लाभ कमाने का उद्देश्य सब लोग रखते हैं अपने सामने, जहां संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है, जहां उपभोक्तावाद पर बल दिया जाता है, जहां पर मुक्त अर्थव्यवस्था और खुले बाजारवाद पर बल दिया जाता है, जहां पर घोर प्रतिद्वंदिता पाई जाती है, उपभोक्ताओं के सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिलती हैं, सरकार अहस्तक्षेपवाद की नीति अपनाती है, जिसको लेसेज फेयर या नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी कहा जाता है, बाजार के अदृश्य हाथ का सिद्धांत दिया जाता है, बहुत सारे सिद्धांत दिए जाते हैं। तो एडम स्मिथ जो है, वहीं से अर्थशास्त्र की शुरुआत मानी जाती, इसी की किताब के छपने के बाद से। किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। दूसरा राइटर जो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आया इसी बीच, और कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद का विरोध किया, और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप उसने साम्यवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दुनिया के सामने रखा, जिसमें कहा कि प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जो है कुछ पूंजीपतियों के हाथ में न होकर के समाज का रहेगा, सरकार का रहेगा या सामूहिक रहेगा। तो कार्ल मार्क्स जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है, दूसरा नाम वो है। तो खैर कार्ल मार्क्स पर हम लोग चर्चा अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे, जब हम लोग पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के पैटर्न्स को समझेंगे, तो अभी चर्चा करेंगे कार्ल मार्क्स पर कि कैसे उसने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दुनिया भर की बातें रखी, अपने तर्क रखे। लेकिन उसके पहले हम लोग आते हैं अल्फ्रेड मार्शल पर पहले आ लेते हैं। अल्फ्रेड मार्शल पर हम लोग पहले आ लेते हैं इसलिए, तब हम लोग एडम स्मिथ और रॉबिन्स को रिलेट कर पाएंगे आपस में। आप गौर कीजिए, एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र का सीधा सरोकार इस बात से है कि धन कैसे पैदा किया जाए, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, लोगों में उपभोग की प्रवृत्ति कैसे बढ़ाई जाए, संसाधनों का दोहन शोषण कैसे किया जाए ज्यादा से ज्यादा। अर्थशास्त्र को धन से रिलेट करने का प्रयास किया एडम स्मिथ ने। लेकिन इस बात में जोड़ा अल्फ्रेड मार्शल ने, कहा कि ठहरिए, अगर हम अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मान लेंगे पूरी तरह से, तब तो एक तरह से ये
स्वार्थी लोगों का, खुदगर्ज लोगों का शास्त्र बन के रह जाएगा। यह हम लोगों को कुबेर का विज्ञान बना देगा, जहां पर कृपण प्रवृत्ति, लोभ प्रवृत्ति, संग्रह प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी लोगों में। तो ये नहीं हो सकता। अर्थशास्त्र इतना संकीर्ण और छोटा विषय नहीं हो सकता। तो अल्फ्रेड मार्शल ने सबसे पहले कहा कि अर्थशास्त्र एक मानव कल्याण का शास्त्र है। अर्थशास्त्र सिर्फ धन का विज्ञान नहीं है। यह मानव का कल्याण कैसे हो, उसका विकास कैसे हो, उसके जीवन में समृद्धि कैसे आवे, जीवन स्तर कैसे बढ़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सुरक्षा, सुकून कैसे उसके जीवन में बढ़े, संसाधनों का वितरण कैसे हो, और वो तमाम तरीके की चीजों का वर्णन इसने तो इसने मानव व्यवहार और मानव कल्याण को जोड़ा अर्थशास्त्र में। अल्फ्रेड मार्शल ने मानव कल्याण और मानव व्यवहार, मानव कल्याण, मानव कल्याण तथा मानव व्यवहार, मानव व्यवहार, ये जोड़ा किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। अब थोड़ा रॉबिन्स पर आते हैं। रॉबिन्स ने क्या कहा? एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। खूब खाओ, खूब पैदा करो, खूब भोगो, खूब लाभ कमाओ, विस्तार करो, साम्राज्य बढ़ाओ, शोषण करो, मोबिलाइज करो, जो करना है सो करो। शोषण मतलब संसाधनों का उत्तम माने अधिकतम उपयोग, वो शोषण की बात कर रहा था एडम स्मिथ। शोषण मतलब वो नहीं जो सोशल और पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो नहीं। तो उसने कहा कि संसाधनों का, एडम स्मिथ ने। रॉबिन्स ने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। अगर हम लोग लिमिटलेसली अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जाएंगे तो ये पूरा हो ही नहीं, ये पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हम लोगों की जो व्हिम्स होती हैं, कैप्रिसेस होती हैं, डिजायर्स होती हैं, वांट्स होती हैं, और हम लोगों के जो इंस्पिरेशंस और एस्पिरेशंस होते हैं फाइनेंशियल और मटेरियल, वो एकदम अनलिमिटेड होते हैं, जबकि उनको पूरा करने वाले संसाधन बहुत दुर्लभ है, सीमित हैं, रेयर हैं। पहली बार रॉबिन्स ने थ्योरी ऑफ रेयरिटी दिया, दुर्लभता का सिद्धांत दिया। तो उसने कहा कि जो संसाधन है उनका प्रयोग हम लोग ऐसे नहीं करते जाएंगे माइंडलेसली, रेकलेसली। हम लोग उसका प्रयोग ऐसा करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति हो सके और ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसलिए उसने विकल्प का विज्ञान इसको बनाया, विकल्प का या चयन का विज्ञान बनाया, चयन का शास्त्र। कौन? रॉबिन्स। और मानव कल्याण और मानव व्यवहार पर जोर किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल। और धन का विज्ञान किसने कहा? एडम स्मिथ ने। धन का विज्ञान कह रहा मतलब वो क्या कह रहा है? पूंजीवाद, विस्तारवाद, साम्राज्यवाद, उपभोगवाद, खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है, कॉमर्शियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, वो कह रहा है, वो लिबरलाइजेशन, एडम स्मिथ। लेकिन रॉबिन्स उसमें जोड़ते हैं विकल्प और चयन और कहते हैं कि संसाधन की दुर्लभता, संसाधन की दुर्लभता होती है, इसलिए हम लोग इसमें विकल्प, सही विकल्प का चयन करेंगे। अगर एक राष्ट्र को 50,000 करोड़ रुपया मिलता है, मान लीजिए कि एक हमारा देश है, बगल में पड़ोसी देश है, उसे 50,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसको 50,000 करोड़ रुपया देता है। अब अगर वो चाहे वो कंट्री, तो उस 50,000 करोड़ रुपए को से वो रक्षा आयुध सामग्री खरीदे, चाहे वो आधारभूत संरचना का विकास करे, चाहे वो गरीबों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए ऐसी योजनाएं, नीतियां बनाए जिसमें डायरेक्ट कैश का ट्रांसफर किया जा सके, या फिर उससे वो इन्वेस्टमेंट में लगाए, रिसर्च में लगाए। 10 विकल्प होते हैं किसी भी राष्ट्र के सामने, 10 विकल्प होते हैं किसी भी राष्ट्र के सामने। तो संसाधन जो उसको मिला 50,000 करोड़ रुपया, वह उसका किस प्रकार से प्रयोग करे कि उससे उसको मैक्सिमम आउटपुट मिले और मैक्सिमम रिटर्न मिले। इसलिए अर्थशास्त्र में रॉबिन्स ने कहा कि यह विकल्प और चयन का विज्ञान होना चाहिए, तभी मनुष्य की सभी इच्छाओं की तो पूर्ति हो नहीं सकती। महात्मा गांधी कहा करते थे कि संसार जो है हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, ये धरती सबकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, जेन्युइन नीड्स और जेन्युइन वांट्स की पूर्ति कर सकती है, लेकिन किसी की जो किसी का लालच, किसी की इच्छा, एक आदमी की भी ये धरती पूरी नहीं कर सकती। महात्मा गांधी कहा करते थे। तो हम लोग रॉबिन्स की बात कर रहे थे। कार्ल मार्क्स को हम लोगों ने देखा, एडम स्मिथ में कहा कि
देश का जो संसाधन है उस पर हक होना चाहिए किसका? पूंजीपतियों का, निजी क्षेत्र का। जिसका मन है, जो मन है, जितना वो रख सकता है रखे, जितना कमा सकता है कमाए, जितना बना सकता है बनाए। कोई लिमिट नहीं, कोई अंकुश नहीं, कोई नकेल नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई मर्यादा नहीं। सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में छोड़ दो। बाजार के अदृश्य हाथ उसको खुद ही ठीक कर देंगे। सरकार की भूमिका कम होनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कह रहा है ये बात। लेकिन कार्ल मार्क्स ठीक इसका उल्टा कह रहा है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रारूप देते वक्त वो सीधा कह रहा है कि नहीं, अर्थव्यवस्था में देश के जो संसाधन है, उत्पादन के जो साधन हैं, उन पर पूरे समाज की हकदारी होनी चाहिए। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति उस पर जो है वो दावेदारी रखे, पूंजीपतियों का नहीं। और लोगों का प्रतिनिधि कौन होती है? सरकार, यानी राज्य। यानी कि पूरे समाज का हक हो उत्पादन के साधनों पर और संसाधनों पर। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रारूप दिया कार्ल मार्क्स ने। लेकिन यह भी हो गया फेल, पूरी तरह से सफल। ना तो यह हुआ ना यह हुआ, ना एडम स्मिथ ना कार्ल मार्क्स। तो एक जॉन मेनार्ड केन्स नामक व्यक्ति आया 30 के दशक में, जब वैश्विक मंदी दुनिया में आ गई थी। जॉन मेनार्ड केन्स ने, और उसने मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया और कहा न तो घोर पूंजीवाद सही है और न घोर साम्यवादी, अति साम्यवादी अर्थव्यवस्था सही है, बीच का रास्ता सही है, जिसको उसने मिक्स्ड इकोनॉमी का पैटर्न कहा। इसने किताब लिखी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तीनों ने 3 किताबें लिखी। इसने लिखा वेल्थ ऑफ नेशंस, इसने लिखा जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और इसने भी 4-5 किताबें लिखी थी। 2 उसमें महत्वपूर्ण है, दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इस तरीके से अर्थशास्त्र को गढ़ने में, हालांकि इसके अलावा कार्लाइल हो गए, रस्किन हो गए, बहुत सारे और भी अर्थशास्त्री आए जिन्होंने इसको आधार दिया इस सब्जेक्ट को प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन हम लोगों को उसमें प्रविष्ट न होते हुए सीधे आना है अर्थव्यवस्था में। लेकिन इसकी भी चर्चा जरूरी थी, इसलिए कि अर्थव्यवस्था इसी का पार्ट है, अर्थशास्त्र से ही निकला है वो। जैसे लोक प्रशासन का जन्म राजनीति विज्ञान से हुआ है, लोक प्रशासन का जन्म राजनीति विज्ञान से हुआ है, उसी प्रकार जिस प्रकार से नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र से ही निकला है, जिस प्रकार से राजनीति विज्ञान अर्थ इतिहास से ही निकली है, और सभी विषयों का जन्म समाज शास्त्र से हुआ एक प्रकार से। इसलिए हम लोगों को अर्थशास्त्र के बारे में इतनी चर्चा करनी पड़ी, हम लोगों को समझना पड़ा। अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था में। अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे अर्थशास्त्र की। तो सवाल यह उठता है कि अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, और अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वो क्या थी? अर्थव्यवस्था, जिसको कहते हैं इकोनॉमी। अब सवाल यह है कि अर्थव्यवस्था क्या है? क्या अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र एक ही नहीं है, या दोनों दो हैं, पूरब और पश्चिम हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है और अलग भी नहीं है। आइए हम लोग समझते हैं। अर्थशास्त्र में हम लोगों ने क्या देखा कि अर्थशास्त्र एक है विषय, सिद्धांतों का, संकल्पनाओं का, विचारधाराओं का, नीतियों का, सूत्रों का, विचारों का, नियमों का, विचारधाराओं का एक विषय है। संकलित रूप को हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र। जैसे हम लोग गणित में पढ़ते हैं ना, क्षेत्रमिति, बीज गणित, औसत, त्रिकोणमिति, अंक गणित, फलाना ठिकाना मिला जुला के कहते हैं गणित। उसी तरह से अर्थशास्त्र एक विषय है जो पूरी दुनिया में एक है, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, रूस हो, चेकोस्लोवाकिया हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, कोई भी देश हो, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र हो, सब जगह अर्थशास्त्र एक ही होता है, 2 अर्थशास्त्र नहीं होते हैं। लेकिन उन सिद्धांतों और नियमों का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, व्यवहारिक उपयोग प्रयोग होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था। उन्हीं सिद्धांतों और नियमों से जो स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, तैयार किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक पैटर्न। अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, यानी वो व्यवस्था, वो पैटर्न, जिस व्यवस्था पर, जिस पैटर्न पर आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न किए जाते हैं, उसको कहते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। और हर देश का पैटर्न अलग होता है। चीन का अलग, भारत का अलग, इंग्लैंड का अलग, जर्मनी का अलग, फ्रांस का अलग, पोलैंड का अलग, आयरलैंड का अलग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मॉरिशस का अलग, जापान का अलग, किर्गिस्तान का अलग, इराक, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात का अलग। सभी देशों की अलग अलग पैटर्न्स होती हैं इकोनॉमीज की। तो आप ये समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र है सिद्धांत और अर्थव्यवस्था उसका व्यवहारिक रूप। अर्थशास्त्र है विषय और अर्थव्यवस्था उस विषय का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, यूटिलाइजेशन, एग्जीक्यूशन, इंप्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकलाइजेशन,
एंड फॉर्मुलेशन। अर्थशास्त्र एक विषय, अमूर्त विषय है। अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की एक जैसी नहीं होती। कहते हैं ना चीनी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, जापानी अर्थव्यवस्था, कहते हैं ना ऐसा। उसमें विशेषण जोड़ना पड़ता है, एक एडजेक्टिव जोड़ना पड़ता है, तब वो होती है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अपने आप में कोई चीज नहीं। कहते हैं ना कृषि अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था, इस तरीके से होती है। तो अर्थव्यवस्था जो है वो इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है, अर्थव्यवस्था। अब हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। एक बार मैं फिर दोहराना चाहता हूं, हमको संतुष्टि नहीं मिल रही है अर्थव्यवस्था को समझा करके। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं ठीक से अपनी बात समझा पाया हूं, यहां पर स्पष्ट कर पाया हूं। तो मैं 1 मिनट और लूंगा कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या फर्क है। देखिए, अर्थशास्त्र जो है एक विषय है, और उस विषय में हजारों नियम हैं, हजारों सूत्र सिद्धांत हैं, और हजारों अर्थशास्त्रियों के विचार हैं। उसको कहते हैं अर्थशास्त्र। जैसे रसायन शास्त्र, जैसे जीव विज्ञान, जैसे भौतिक विज्ञान, जैसे गणित, जैसे दर्शन शास्त्र, उसी तरह से अर्थशास्त्र एक विषय है जो पढ़ते हैं आप लोग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, जो पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं, वो अर्थशास्त्र में करते हैं अपने हिसाब से। अर्थशास्त्र विषय है। उन अर्थशास्त्र के उन नियमों को लेकर के, उन्हीं में से किसी विंग को पकड़ करके जो हम लोग अपने आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गढ़ते हैं ना, उसी नियम को उठा करके जो हम लोग यूज करते हैं ना, उस पैटर्न को कहते हैं अर्थव्यवस्था। जहां पर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज संपन्न करते हैं, उसका प्रैक्टिकल रूप को कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र बहुत विशाल होती है, अर्थव्यवस्था एक संकुचित उसका रूप होता है। ठीक, ये अंतर हो गया अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में। तो अब हम लोग बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो वास्तव में हम लोगों का सिलेबस भी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इस देश का वो ढांचा, इस देश की वो संरचना जिसमें यहां की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाएं उनको कहते हैं जिनसे हम लोगों को आय मिलती है, जिनसे हम लोग कुछ खरीदने के योग्य बनते हैं, जिससे हम लोगों को मुनाफा होता है। जिस उत्पादन की औपचारिक प्रक्रिया में हम जुड़ते हैं वो दूसरों तक पहुंचता है, उसको हम लोग आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। और गैर आर्थिक क्रियाकलाप किनको कहते हैं? जो बस करते हैं, उसमें मॉनेटरी गेन हम लोगों का पर्पस ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती पिलाती, नहलाती धुलाती, सेवा शुश्रूषा करती, देखभाल करती है, या कोई गृहिणी अपनी रसोई में खाना बनाती है, बर्तन मांजती है, सास ससुर की सेवा करती है, या एक आदमी जो अपनी बागवानी में ऐसे ही हॉबी के रूप में कुछ काम करता है वो सब, या एक पुजारी मंदिर में ध्यान कर रहा है बैठा हुआ पेड़ के नीचे, या ये सब नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है। तो अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का अध्ययन किया जाता है, जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउसिंग, कंजम्पशन, ये सब जो होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था है जिस व्यवस्था को आधार बनाकर, जिस ढांचे को, संरचना को आधार बना करके हमारे देश की सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज संपन्न होती हैं। यहां की बैंकिंग पैटर्न, यहां की मनी सप्लाई सिस्टम, यहां का इन्फ्लेशन कंट्रोल सिस्टम, यहां का शेयर मार्केट यानी कि फाइनेंशियल मार्केट, यहां का बजट रेगुलेशन, यहां बजट फॉर्मेशन रेगुलेशन, यहां की टैक्सेशन सिस्टम, और वो तमाम चीजें, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम चीजें जिस पर हम लोग संपादित निष्पादित क्रियान्वित करते हैं, उसको हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के भी यही क्षेत्र रहेंगे। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं बड़ा दिलचस्प होगा देखना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है। आप यकीन मानिए, मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं, मैं जहां तक इस विषय को पढ़ रहा हूं, जिस विषय को मैं समझने का प्रयास करता हूं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दिलचस्प भी है। इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है, चाहे वो व्यापारी हो, विद्यार्थी हो,
चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाना चाहता हो, रोजगार पाना चाहता हो, दुकान चलाना चाहता हो, किसान हो, चाहे वो गृहिणी हो। अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज है, अर्थव्यवस्था की समझ एक ऐसी चीज है, कोई नहीं कह सकता कि हम इससे अछूते हैं। अर्थव्यवस्था से आप बाहर नहीं हो सकते, इसकी समझ सबके लिए अपरिहार्य है, इनएविटेबल है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो देखिए, अर्थव्यवस्था तो जहां सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज की जाती हैं, चाहे किसान अपने अनाज का उत्पादन कर रहा हो, उद्योगपति उद्यमी जो है वो वस्तुओं का विनिर्माण निर्माण कर रहा हो, चाहे सेवा क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षा कर्मी, रंगकर्मी अपनी सेवाओं का उत्पादन करके विक्रय कर रहे हो। अर्थव्यवस्था में तो हजारों प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न की जाती हैं, लेकिन अध्ययन की सहूलियत के लिए उनको कुछ क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। They have been categorized into various categories for the sake of proper study. तो आमतौर पर अर्थव्यवस्था में 5 क्षेत्र होते हैं, जिनको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, निकल रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरे को कहते हैं टर्शियरी सेक्टर, चौथे को कहते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर, और पांचवें को कहते हैं क्वीनरी सेक्टर। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, पंचक क्षेत्र, यानी कि 5 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था में। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि वो 5 क्षेत्र क्या क्या है, किन किन गतिविधियों को, किन किन क्रियाकलापों को किन किन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले हम लोग इससे निपट लेते हैं। शुरुआत करूंगा मैं प्राथमिक क्षेत्र से। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र कहलाता है जहां प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति को आधार बना करके आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रकृति का रोल ज्यादा है, हम लोगों का भी रोल है, हम लोग भी निकाई गुड़ाई करते हैं, लेकिन संवर्धन जो करती है, चीजों का जो मैग्नीट्यूड प्रतिफलन होता है, जो माने जो चीजें बढ़ती उगती हैं, वो प्रकृति उसको करती है। तो जिसमें प्रकृति का योगदान ज्यादा होता है, प्रकृति से जिसका कनेक्शन ज्यादा होता है, उसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर सेक्टर, एवियरी, एपियरी, जैसे माइनिंग, जैसे गार्डनिंग। तो ये जितने भी सेक्टर्स हैं, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, फिशरी जिसको कहते हैं, खनन, कृषि, ये सब प्राइमरी सेक्टर्स कहलाते हैं। इनसे जो भी, जहां जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी निर्माण, जो भी प्रोडक्शन होता है, वो समझ लीजिएगा प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन है। जीडीपी में जो भी योगदान हो रहा है, वो समझ लीजिए प्राइमरी सेक्टर से हो रहा है, अगर इनकी बात आप कर रहे हैं तो। मत्स्य पालन, कृषि, पशुपालन, पक्षी पालन, एपियरी, एवियरी, मधुमक्खी पालन, या फिर वानिकी, खनन, कृषि, ये तमाम। दूसरा सेक्टर जो होता है, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग प्राथमिक क्षेत्र देख चुके हैं, तो 2-4 नाम लिख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में प्राइमरी सेक्टर कौन कौन आते हैं इसमें? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एपियरी, एवियरी, फिशरी, गार्डनिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, या लगभग तो हो ही गया, माइनिंग हो गया, फिशरी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एग्रीकल्चर, एपियरी, और भी 1-2 सेक्टर्स इस तरीके के मिलते जुलते जो सेक्टर्स हैं, वो सब आते हैं प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश था। पहले इसके जीडीपी में आजादी तक
बहुत बड़ा योगदान होता था इस सेक्टर का, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर की भूमिका एकदम कम से कम होती जा रही है। अब भारत के जीडीपी में हम लोग आगे देखेंगे जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे उस समय कि भारत के जीडीपी में अब सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। दूसरा सेक्टर में आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र किसको कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आते हैं? तो आता है इसमें निर्माण। निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, रोड पुल है ना, कंस्ट्रक्शन। विनिर्माण, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मतलब निर्माण का मतलब हो गया जहां पुल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, घर बनाते हैं, आधारभूत संरचना का विकास करते हैं, बंदरगाह हवाई अड्डा बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं निर्माण। जो अस्थाई चीजों का निर्माण होता है, जो इमूवेबल चीजें होती है, सड़क, इमारत, ये सब निर्माण है। पुल, ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर्स, एयरपोर्ट्स, मरीन्स, डॉकयार्ड्स, ये सब हो गए कंस्ट्रक्शन। और विनिर्माण में जिसमें हम लोग चल मूवेबल गुड्स को, कमोडिटीज को बनाते हैं, जैसे पंखा, घड़ी, चश्मा, कपड़े, जूते, बैग, मोटरसाइकिलें, कार, कुर्सियां, बॉटल्स, कंप्यूटर्स, सोप्स, और वो तमाम चीजें जो मतलब वस्तु के रूप में हम लोग दैनंदिन के जीवन में प्रयोग में लाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र, जहां उनका उत्पादन होता है, विनिर्माण क्षेत्र उनको कहते हैं हम लोग। ठीक है। तीसरा है जलापूर्ति, गैस आपूर्ति, तथा विद्युत आपूर्ति। विद्युत आपूर्ति, ये जहां भी जो है ना, जलापूर्ति, गैस आपूर्ति और विद्युत आपूर्ति, पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह जो होता है, ये सब को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं। ये भी बहुत बड़ा सेक्टर होता है। तीसरे सेक्टर को हम लोग कहते हैं तृतीय क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट, भारत के संदर्भ में तो बहुत इंपॉर्टेंट, तृतीय क्षेत्र। इसको हम लोग कहते हैं टर्शियरी, टर्शियरी सेक्टर, या इसी को कह दिया जाता है सर्विस सेक्टर। इसी को कहा जाता है सर्विस सेक्टर, या इसी को कहते हैं थर्ड सेक्टर। जो नाम है मन है सो बुलाइए, जिस नाम से भी आप इसको संबोधित करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं? सेवा क्षेत्र, जिसमें सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, विजिबल और टेंजिबल गुड्स का नहीं। ये पंखा, ये जूता, ये घड़ी, ये टेबल, ये कुर्सी, ये घर, ये सब नहीं। सेवाओं का, अदृश्य चीजों का। जैसे डॉक्टर जो अपनी सेवाएं बेचता, दवा नहीं, दवा मैन्युफैक्चरिंग जो है, दवा जहां बनती है वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर। डॉक्टर का परामर्श, अभिनेता का अभिनय, म्यूजिक वर्ल्ड, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, पर्यटन का क्षेत्र, या फिर उस तरीके से कह सकते हैं डिफेंस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर सेवाएं, सेवा मतलब सर्विस। वकील हम लोगों को क्या देता है? अपनी सेवा देता है, तो थर्ड सेक्टर हो गया वो। प्रबंधक क्या देता है? सेवा देता है प्रबंधन का, तो थर्ड सेक्टर हो गया। शिक्षक क्या देते हैं? ज्ञान, सूचना, जानकारी, अनुभव, अंतर्दृष्टि, सेवा, थर्ड सेक्टर हो गया एजुकेशन। लेकिन हाँ, एजुकेशन में जो पेंसिलें बनाई जाती हैं, कापियां बनाई जाती हैं, किताबें छापी जाती हैं, वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन वो जो मौखिक रूप से या अदृश्य रूप से जो चीजें ट्रांसफर की जाती हैं, वो है टर्शियरी सेक्टर। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, ये सब जो है वो इसमें आते हैं। ठीक है। इसके अलावा लॉ, मैनेजमेंट,
लिटरेचर, म्यूजिक, ये सब जो है वो तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, पर्यटन, ये तमाम क्षेत्र आते हैं तृतीयक क्षेत्र में। अब हम लोग देखेंगे क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं चतुर्थक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का चतुर्थक क्षेत्र। ये ज्ञान का क्षेत्र जो है, ज्ञान का क्षेत्र, जैसे शोध, आविष्कार, अनुसंधान, ठीक है, साहित्य रचना या साहित्य शोध कह लीजिए, ये सब जो होते हैं, जो ज्ञान का क्षेत्र है, सूचना, समझ, बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, ये सब क्षेत्र आते हैं क्वार्टरनरी में। इनको हम लोग चतुर्थक क्षेत्र कहते हैं। अब हम लोग आएंगे पंचक क्षेत्र में। क्वीनरी सेक्टर क्या होता है? क्वीनरी सेक्टर में, माने क्वीनरी सेक्टर हम लोग उस सेक्टर को कहते हैं जहां बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं, जहां पे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे अदालतों में जजों के द्वारा पारित किए गए वर्डिक्ट्स, प्रबंधन की दुनिया में बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा निर्गत किए गए ऑर्डर्स, चाहे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में वाइस चांसलर या सिंडिकेट मेंबर्स के द्वारा लिए गए फैसले, या कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लिए गए निर्णय, या पार्लियामेंट्स में जो विधेयक पारित किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाने वाले हस्ताक्षर, राज्यपालों के द्वारा की गई संस्तुतियां और उनके द्वारा निर्गत किए गए अध्यादेश, वो तमाम फैसले, बड़े बड़े फैसले जिससे समाज पर असर पड़ता है, देश पर असर पड़ता है, लोगों के जीवन पर असर पड़ता है, भाग्य पर असर पड़ता है, ऐसे ऐसे बड़े फैसलों वाली दुनिया को हम लोग कहते हैं पंचक क्षेत्र। पंचक क्षेत्र जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वीनरी, क्वीनरी सेक्टर। ये क्या है? तो उच्च स्तरीय निर्णय वाले क्षेत्र, जो उच्च स्तरीय निर्णय वाले क्षेत्र है ना, जहां बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रबंधन, या बड़े बड़े जो बोर्ड्स होते हैं, सेबी, इरडा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में लिए जाने वाले फैसले, ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा लिए गए फैसले, ट्रिब्यूनल्स के फैसले, कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा लिए गए फैसले, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, यूएनओ, सार्क के द्वारा लिए गए फैसले, या फिर प्रबंधन निकाय के द्वारा लिए गए फैसले, निदेशालयों के द्वारा लिए गए फैसले, सचिवालय के द्वारा लिए गए फैसले, वहां जहां बड़े बड़े फैसले वगैरह होते हैं, उसको हम लोग पंचक क्षेत्र कहते हैं, क्वीनरी सेक्टर कहते हैं। अर्थव्यवस्था के ये 5 क्षेत्र होते हैं। यहां मैं एक बात बता लूं, तब मैं आगे की चर्चा को बढ़ाऊंगा। पहली बात कि ये अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण का अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है, या वैश्विक अर्थव्यवस्था का इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, ये जानना हम लोगों के लिए दिलचस्प होगा। अगर आप लोग सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में आना चाहते हैं, तो आप लोगों को चीजों को थोड़ा सा समझते हुए, तो इसका कारण यह है कि इससे हम लोगों के अर्थव्यवस्था के स्वरूप का पता चलता है। पहली बात कि किस तरह की अर्थव्यवस्था ये है, यहां प्राइमरी सेक्टर में रोजगार ज्यादा मिलता है कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, कि सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार ज्यादा मिलता है, जीडीपी उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, कि सर्विस सेक्टर में कि क्या है, नहीं है। पहले तो जायजा मिल जाता है, किसी देश के बारे में हम लोगों को एक अंदाजा मिल जाता है। दूसरी बात कि उसकी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस किस तरीके से हो रही है। अगर एग्रीकल्चर से वो जा रहा है इंडस्ट्री सेक्टर में, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, यानी कि वो डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है, मानकर चलिए। कृषि क्षेत्र में अभी फंसा हुआ है, मतलब वो विकासशील देश है, अभी वो डेवलपिंग कंट्री के जाल में अभी उलझा हुआ है।
लेकिन वो कृषि सेक्टर को तिलांजलि दे करके या उसकी भूमिका को सीमित करके औद्योगिक क्षेत्र में प्रविष्ट हो रहा है, तो मानकर चलिए कि वो आगे बढ़ रहा है। और अगर वो सेवा क्षेत्र में आ गया, उसकी जीडीपी में ज्यादा अगर योगदान सेवा क्षेत्र का है, सर्विस सेक्टर का है, तो मानकर चलिए को डेवलप्ड कंट्री बनने की और अगर, हालांकि भारत इसका एक्सेप्शन है। मैं याद दिला दूं कि भारत की अर्थव्यवस्था के भारत के जीडीपी में, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान लगभग 57 से 58% योगदान सेवा क्षेत्र का है अकेले। लेकिन बावजूद इसके भारत जो है डेवलप्ड कंट्री नहीं माना जाता है। इसने एक मिथक को तोड़ा, यह अपवाद है, यह एक्सेप्शन है पूरी दुनिया के लिए। हैरत में है पूरी दुनिया की भारत ने ऐसा कैसे किया। डेटा प्रोसेसिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेंशन हो, चाहे रिसर्च हो, डेटा एनालिसिस हो, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इस सेक्टर में भारत ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। चीन और अमेरिका भी खौफ में रहते हैं भारत की स्थिति को देख करके। लेकिन बावजूद इसको डेवलप्ड कंट्री नहीं कहा जा सकता, एक्सेप्शन है भारत। लेकिन आमतौर पर यही होता है। इसलिए अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करना जरूरी होता है। इसे राष्ट्रीय आय में उनके योगदान का पता लगा सकते हैं, रोजगार का जो कॉन्फ़िगरेशन है और स्ट्रैटम है उसका पता चल जाता है, और साथ ही साथ नीतियों को बनाने में, कार्यक्रमों को बनाने में, सरकारों के लिए बजट बनाने में और कर निर्धारण करने में, आयात निर्यात की नीति बनाने में भी आसानी मिलती है अगर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण ठीक ठीक से किया जाए तो। यह अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हो गया। आइए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अच्छा पहले मैं समय देख लूं, समय हो गया है 7:30। थोड़ी सी चर्चा और मैं कर लेता हूं। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अभी जो हम लोग कर रहे थे क्षेत्र, अब हम लोग अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करेंगे। जैसे सरकार के नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर, दूसरे देशों के साथ संबंध के आधार पर, या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के आधार पर, निर्भरता के आधार पर, नियोजन के आधार पर, कई ग्राउंड्स पे, on the basis of the control of the governments, on the basis of the sectors of the economy, on the basis of the international relation, on the basis of the sectoral contribution, on the basis of the trade and commerce, on the basis of the role of the trade organizations, on various grounds we shall now categorize our economies or economies of the world. तो आप कह सकते हैं जो टॉपिक समझने जा रहे हैं वो है अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण, यानी कि आप अंग्रेजी में कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज तो कई आधारों पर करेंगे, जैसे सरकार के नियंत्रण के आधार पर, सरकार के नियंत्रण के आधार पर। दूसरा ग्राउंड क्या है? नियोजन के आधार पर, प्लानिंग के आधार पर। कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से, संक्षेप में इसको आज देख लेते हैं। नियोजन के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं संबंध के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर, निर्भरता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस, विकास के आधार पर। तो अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण हम लोग करने वाले हैं, जो अभी हम लोग देखेंगे, विकासशील, विकसित, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जो हम लोग, या पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण करेंगे, या पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना को देखेंगे, या खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था की अवधारणा को देखेंगे, या कृषि अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था को जो देखेंगे, या इस प्रकार से हम लोग नियोजित अर्थव्यवस्था और गैर नियोजित अर्थव्यवस्था देखेंगे, या निर्भर, परस्पर निर्भर और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की संकल्पना को देखेंगे। ये तमाम वर्गीकरण को जो देखेंगे उसके बहुत सारे आधार होते हैं, और हर देश किसी न किसी प्रारूप को, पैटर्न को, इकोनॉमी को सेट करने के लिए चुनता है। भारत ने भी चुना है, चीन ने भी चुना है,
जापान और रूस ने भी चुना, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड ने भी चुना, अमेरिका ने भी चुना, स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर ने भी चुना, न्यू पापुआ गिनी ने भी चुना है, इराक, ईरान, सऊदी अरब, इमीरात ने भी चुना है, जॉर्जिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका ने भी चुना है। अर्थव्यवस्थाओं को चुनना पड़ता है कि आप किस रास्ते पर चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पोलैंड, ग्रीनलैंड, हॉलैंड जैसे देशों ने भी चुना है। दुनिया को चुनना ही पड़ता है कि आप इस रास्ते पर चलेंगे, किस रास्ते पर चलेंगे, किस रास्ते पर चलेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि वेज खाओगे कि नॉन वेज खाओगे, बताओ। खीर खाओगे कि खिचड़ी खाओगे कि रोटी खाओगे कि चावल खाओगे कि डोसा खाओगे कि इडली खाओगे, क्या खाओगे बताओ। दो ठो मिला के खाओगे, सो भी बता दो। चुनना पड़ता है खाने में, पहनने में, कुर्ता पहने की शर्ट पहने कि कोट पहने कि क्या पहने, चुनना पड़ता है। तो उसी तरह से अर्थव्यवस्थाओं के भी मार्ग हैं, एक प्रकार से प्रारूप है कि हम इस रास्ते पर चलेंगे, हम इस रास्ते पर चलेंगे, इस रास्ते पर चलेंगे। ये हमारा नेचर है, ये हमारे घटक हैं, ये सरकार की नीति होगी, हमारा यह स्टाइल है। जैसे उदाहरण के लिए भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा ना तो हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मार्ग चुनेंगे, ना हम समाजवादी अर्थव्यवस्था का पूर्ण रूप से समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था का प्रारूप चुनेंगे, हम बीच का रास्ता चुनेंगे। हम कहेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद या कल्याणकारी समाजवाद का मार्ग चुनेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेंगे फ्रांस की तरह से। तो भारत ने स्पष्ट उद्घोषणा कर दी, साफ उद्घोषणा कर दी कि हमको यह मार्ग पसंद है। इकोनॉमी को करने के लिए हम नियोजित अर्थव्यवस्था का मार्ग चुनेंगे, पंचवर्षीय योजनाएं बनाएंगे, प्राथमिकताओं को तय करेंगे, लोगों की आधारभूत और बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे और क्रमिक विकास के मार्ग पर चलेंगे। भारत ने घोषणा कर दी थी 1947 के बाद, इसने कहा कि इस रास्ते पर हम चलेंगे। खास तौर से जब भारत का संविधान 1 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके बाद तो बात एकदम स्पष्ट कर दी गई कि भारत का यह रास्ता होगा। हर देश करता है, अमेरिका ने भी किया हुआ है। तो इसलिए अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण जो किस प्रकार किया जाता है, हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज नहीं। अब इस चर्चा को हम कल ठीक यहीं से शुरू करेंगे जहां मैं अपनी चर्चा को आज छोड़ रहा हूं। यहीं से हम लोग कल चर्चा शुरू करेंगे और अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण देखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि पूंजीवाद, समाजवाद क्या है, इसके प्रतिपादक कौन थे, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, इनका महत्व क्या है, इनके आयाम क्या है, भारत में कौन सी बात लागू होती, किन क्या क्या इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, कहां से इनका उद्गम हुआ, क्या इनकी मंजिल होती है, वो तमाम पर्सपेक्टिव्स, तमाम पहलुओं पर चर्चा हम लोग अगली क्लास में इनसे जुड़े हुए। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी इतने ध्यान से, आप सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। गुड नाइट।